जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 18 के पहले हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम पास्ट ईयर पेपर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप खुद करेंगे। चैप्टर 18 बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एक ही टॉपिक को तवज्जो से कर लीजिए। टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स हैं। 18.1 डेटा बना लीजिएगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग, मालूम करना है, फाइंड करना है द ऑर्बिट रेडियस फाइंड करना है, द एंगुलर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम, डी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉर द बोहर्स हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो गिवन है, जाहिर है बोहर का हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट पर जो क्वांटम नंबर रखता है वो 1 है। क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में पढ़ा। के शेल इसकी ग्राउंड स्टेट। सॉल्यूशन ए पार्ट है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको याद होगा कि आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो सीखा था, फार्मूला था Rn इज इक्वल टू 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। आपको पता है कि n की वैल्यू 1 दे रखी है, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 0.53 डिग्री ए इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आपका 0.53 डिग्री ए हो गया। और ज़हन में रखिएगा कि इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, और 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। तो आपने इसका आंसर मीटर में लाना है। इस तरह ये 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो गया। R1 आपके पास आ गया। बी पार्ट है एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, और एंगुलर मोमेंटम के दो फार्मूले हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक ये mvr के बराबर होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक ये nh/2π के बराबर होता है। तो n की जगह 1 और h की जगह 6.63 इंटू 10⁻34 है गालबन, होल डिवाइडेड बाय 2, पाई की जगह 3.142 लिख दीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आपको याद हो, सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। एच की वैल्यू की यूनिट है जूल सेकंड, तो जो आपके पास क्या आंसर आएगा उसकी भी यूनिट जूल सेकंड होगी। ये आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करी। सी पार्ट लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं, और याद रखिएगा ये m इंटू वी के बराबर होता है। ये m इंटू वी के बराबर होता है, लेकिन अगर मैं इसे r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड भी कर दूं तो ये एंगुलर मोमेंटम अपान रेडियस हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम और रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, और इस तरह ये आपके पास न्यूटन सेकंड में आ जाएगा। कैलकुलेशंस अब आपने खुद करनी है। शाबाश, कैलकुलेशन साथ साथ करते रहेगा। डी पार्ट में यहाँ करवाया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फार्मूला ड्राइव किया था ke²/2r। के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻11। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 2.173 इंटू 10⁻18 जूल। इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्या देखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि हम 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हैं
क्यों डिवाइड करते हैं? शाबाश, क्यों डिवाइड करते हैं? उसकी वजह यह है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो जूल को अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। कैसे? आप इस स्टेप को थोड़ा सा और वजाहत के साथ लिख दीजिए। आप इसे लिखिएगा कि ये 2.173 इंटू 10⁻18 इंटू 1 जूल के बराबर होता है। अब 1 जूल की वैल्यू पुट करनी है। जब 1 जूल की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये किससे डिवाइड हो रहा है? 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना बड़ा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो आपने ड्राइव किया था -ke² अपॉन आर था। अगर मैं इसे -2 इंटू ke² अपॉन 2r कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू रख दीजिएगा। तो इस तरह आपके पास -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रोटेट कर रहा होता है तो तब उसकी एनर्जी इतनी होती है, और जब जंप करता है तो डबल एनर्जी चाहिए। नीडो मिल्क पीकर वो जंप करता है, डबल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी जो होगी वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर होगा -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 18.2 कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगा? दैट इज emitted when a hydrogen atom undergoes a transition from the state n is equal to 3 to n is equal to 1। इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से पहले शेल में जंप करता है तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनका वेवलेंथ फाइंड करना है। आपको याद है मैंने आपको इसको कहा था P कह दीजिए, इसको N कह दीजिए, या इसे N1 कह दीजिए और इसे N2 कह दीजिए, या इसे Ni कह दीजिए, इसे Nf कह दीजिए। तो अब यहाँ देखिए दोनों को N से जाहिर किया है, तो बड़े वाले को N2 कहेंगे, छोटे वाले को N1 कहेंगे। सोल्यूशन, हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। और हमें फार्मूला पता है 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर अल्फा इंटू 1/n1 स्क्वायर। याद रखिएगा n1 मीन्स p माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपका फार्मूला। और आर अल्फा की वैल्यू यहां लिख दीजिएगा, आर अल्फा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻, गालबन 1.01 है, ये है 1.01 इंटू 10⁻7 इनवर्स मीटर। तो यहां वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। वन अपान वन होता है, 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये 8/9 हो जाएगा।
यानी 1/λ इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁷ इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9। इसको उलट दीजिएगा, 9 डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 10⁻⁷ इंटू 8। तो बेटा आपने 9 को 8.08 इंटू 10⁻⁷ से डिवाइड करना है, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आए। एक्यूरेट आंसर के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। 18.3 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डेटा बनाइएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज। आप जानते हैं लाइमन के बाद बामर सीरीज आती है जहां पर क्वांटम नंबर 2 होता है। कहते हैं व्हाट ट्रांजिशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिस्पांसिबल फॉर दिस रेडिएशन। लाइट ऑफ वेवलेंथ इज एमिटेड बाय, लाइट का वेवलेंथ दे दिया है 486.3 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर आप जानते हैं 10⁻⁻9 हुआ करता है, बल्कि होता है। और फॉर बामर सीरीज n इज इक्वल टू 2। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आउटर शेल को n कह दीजिए और इनर शेल को p कह दीजिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर किसी भी शेल से इनर शेल में आता है, इनर शेल में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो दोनों शेल्स की एनर्जी के बराबर इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी खारिज होती है। ये जो खारिज होने वाली एनर्जी है इसका वेवलेंथ दिया है। यानी बामर सीरीज में P जो है, आप इसे P कह सकते हैं, इसे NF कह सकते हैं, इसे NI कह सकते हैं। तो P जो है वो 2 दे रखा है और आपको फाइंड करना है N, किस शेल से ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आया। और याद रखिएगा यहां पर आर अल्फा की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ इनवर्स मीटर होती है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, इनवर्स मीटर। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो सिंपली आपके पास फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर अल्फा इंटू 1/p² माइनस 1/n²। आप इसे NF² माइनस NI², इसे NI² भी लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो आपकी ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड करेगी, यानी 486.3 इंटू 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेगी। और ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये आपका n² 5.334, इसे इधर ले आइएगा और इस वैल्यू को उधर ले जाइएगा। तो 1/n² इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5.334। एलसीएम ले लीजिएगा। देखो एलसीएम लेने का वही तरीका है जो आपने चैप्टर 10 में थिन लेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये 5.334 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
21.33। लेफ्ट साइड को अगर आप उलट देते हैं तो राइट साइड भी उलट जाएगी। और अगर आप यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पर कितना आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 16 आ रहा है। तो आपके पास n इज इक्वल टू 4 आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल पर आया और दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर रोशनी की सूरत में एटम से एनर्जी निकली। उस एनर्जी का वेवलेंथ उसने दे रखा था 486.33। 18.4 बहुत तवज्जो से कीजिएगा। यहां मैं डेटा बना रहा हूं। कहता है इन द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी इज 0.54 electron volt to another state whose excitation energy is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहां पर आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जिस शेल पर होता है उस शेल पर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी की जब भी वैल्यू जो भी दे, आप याद रखिएगा वो नेगेटिव हुआ करती है। और जिस शेल पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस शेल के लिए जो एनर्जी होती है वो एक्साइटेशन एनर्जी होती है। इसे ई एक्स कहूंगा। और ये आपको दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए पार्ट ये गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है। ए पार्ट में कहता है व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स फॉर दीज स्टेट्स। क्वांटम नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वांटम नंबर्स यानी एन एफ मालूम करना है और एन आई मालूम करना है। अंदर के शेल को एन एफ कहते हैं, पी भी कहते हैं नोट्स के मुताबिक, और बाहर के शेल को एन आई कहते हैं और एन भी कहते हैं। बी पार्ट कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन। वेवलेंथ मालूम करना है, लैम्डा। सी पार्ट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन पूरा लिखिएगा। टू व्हाट सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग। हमें सीरीज भी फाइंड करनी है। चलिए यही क्वेश्चन मार्क कर दे। जिस शेल पर इलेक्ट्रॉन था ना उस शेल की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। हमें शेल का पता चल सकता है इस बाइंडिंग एनर्जी से। क्वांटम नंबर का पता चल सकता है। तो सॉल्यूशन हम जानते हैं कि ई एन माइनस ई नॉट अपान एन स्क्वायर होता है। और ई नॉट हमें पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ई नॉट जो है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की के शेल में एनर्जी होती है और ये भी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल स्केप आउट करना चाहते हैं तो आपको इसे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा और ये भी माइन ई नॉट जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप चाहे तो यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर आपके पास आएगा 13.6 अपान 0.54। तो n इज इक्वल टू अंडर 13.6 upon 0.54, 25.185। n is approximately equal to 5। अच्छा, ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस सेल पर था या इस सेल पर आया है। इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरा क्वांटम नंबर भी फाइंड कर लें। यहां पर हेडिंग डालिएगा फॉर क्वांटम नंबर्स। यहां लिखिएगा एज वी नो दैट। देखिए, एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा बाइंडिंग एनर्जी प्लस ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होती है। हाइड्रोजन की के शेल में एनर्जी के बराबर होती है। और आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी उसने दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हुआ क्या था, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल। आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल पर था। यहां उसकी जो एनर्जी थी वो बाइंडिंग एनर्जी थी। वो बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी थी कितनी, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी अंदर के शेल में या बाहर के शेल में जंप करके जाता है। मैं यहाँ पर वाजे नहीं बताता बाहर जाएगा या अंदर आएगा। और आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल पर होता है तो उसकी इस स्टेट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जब वो अंदर किसी शेल में आता है या बाहर किसी शेल में जाता है तो इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर आया है, सेकंड शेल में आया है, तो दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकलेगी। हमेशा याद रखिएगा एक्साइटेशन एनर्जी En प्लस E0 के बराबर होती है। और अब हमें En फाइंड करनी है, जिस शेल में गया है वहां की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये जो फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी थी ये हम En1 कह सकते थे, और ये जो सेकंड बाइंडिंग एनर्जी है इसको En2 कह सकते हैं। मैं इसे E-N कह देता हूँ। ये उस शेल की बाइंडिंग एनर्जी है जहां इलेक्ट्रॉन गया है। अब देखिए, एक बड़ा अजीब इसका बिहेवियर है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर पांचवें शेल में है तो जंप करके वो पहले फर्स्ट शेल में आएगा और फिर उसके बाद किसी और शेल में जाएगा, यानी अपने घर को नहीं भूलेगा। तो ये सेकंड बाइंडिंग एनर्जी है जो आपको फाइंड करनी है। मैं इसे En डैश कह देता हूं। और E0 आप जानते हैं 13.6 है। ये इधर आ गया, ये इधर आ जाता है, मैं यहाँ मिटा रहा हूं। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो आपके पास E-N जो आई 10.2 माइनस 13.6 कितनी हुई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उस शेल की बाइंडिंग एनर्जी है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी लेवल at which electron is transferred। लिखिएगा दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी लेवल एट विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। लिखिएगा नीचे फॉर द क्वांटम नंबर ऑफ दिस एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल के क्वांटम नंबर के लिए वी कैन अप्लाई द सेम फार्मूला। सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब E-N की जगह -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए। E0 की जगह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल।
ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर, तो आपके पास 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, और इस तरह आपके पास यहां क्वांटम नंबर मालूम हो गया। शाबाश, फाइंड कीजिएगा। ये आपके पास 4 हुआ, यानी n इज इक्वल टू 2। अब आप क्या कहेंगे? दिस इज द इनिशियल शेल, जिसे आप n भी कह सकते हैं, एंड दिस इज द फाइनल शेल, जिसे आप p भी कह सकते हैं। कोई एक बात कीजिएगा, n और p लिखिएगा या n की जगह ni और p की जगह nf लिखिएगा। क्योंकि मैं नोट्स के लिहाज से, डेरिवेशन के लिहाज से आपको करवा रहा हूं, इसलिए मैंने फाइनल शेल को p कहा है, अंदर वाले शेल को p कहा है, और बाहर वाले शेल को n कहा है। तो क्वांटम नंबर्स क्या लिखेगा? क्वांटम नंबर्स आर nf is equal to 2 और ni is equal to 5। B part for the wavelength of emitted photon, हेडिंग पूरी डालिएगा, फॉर द वेवलेंथ ऑफ emitted photon 1 upon lambda is equal to r alpha into 1 upon nf square minus 1 upon ni square। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपने यहां पर वैल्यू पुट कर दी। इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉरी, वहां एलसीएम ले लीजिए, ब्रैकेट में 4 और 25 नीचे लिखिए, 25 माइनस 4 ऊपर लिखिए, सिंपल मेथड है। तो आपके पास 1 अपान लेमडा जो आएगा, ट्वेंटी 1 अपान 100 आएगा, यानी 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 100। आप इसे उलट दीजिएगा, लेमडा अपान 1 इज इक्वल टू, तो लेमडा की वैल्यू जरा आप कैलकुलेट कीजिए, शाबाश। 4.34 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, आंसर तो आपका मीटर में आया है, और क्वेश्चन में उसने दे रखा था नैनोमीटर, और आपके टेक्स्ट बुक का आंसर भी नैनोमीटर में आया। वैसे तो ये आंसर ठीक है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए, थप्पड़ भी मारिए, प्यार भी कीजिए, और इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास ये होगा 100 इंटू 434 इंटू 10⁻⁻9। कैसे? आप जानते हैं ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये 10⁻2 है, तो आप ये डिवाइड कर रहा है, 10⁻�7 जो है 10⁻2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, 10⁻7 -2 यानी -9। अब ये जो 100 बचा है 4.34 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर आया। आप इसे 434 नैनोमीटर लिख सकते हैं। दिस इज द वेवलेंथ। और इसके सी पार्ट में इसने कहा था कि इसका ताल्लुक किस सीरीज से है। तो सोचिए, 5वें एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पर आया है। आपको पता है पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आए तो दिस इज लाइमन सीरीज, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आए तो ये बामर है। क्या लिखेंगे? द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स टू बामर सीरीज, द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स टू
पामर सीरीज, सी पार्ट का आंसर दे दीजिएगा। टेक्स्ट बुक के सारे ही न्यूमेरिकल आपके इजी टॉपिक पर हैं। 18.5 डेटा बना लेते हैं। कहता है फोटॉन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम, एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो कितनी दे रखी है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट। देखिए ये हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं। जब कोई एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और उसका, स्पेशली हाइड्रोजन एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और उसका इलेक्ट्रॉन अपने शेल यानी के शेल पर होता है, तो एनर्जी लेने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ट्रांसफर हो जाएगा, जंप करके किसी ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। अब हमें पता नहीं है कि ये किस शेल में जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, फोटॉन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्सॉर्ब बाय अ हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट raises the atom to an excited state। एटम को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट? तो एक चीज याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पता है, NF इजिकल टू 1 होती है। हमें NI फाइंड करना है और आपको पता है इस एनर्जी को डेल्टा ई कहते हैं और डेटा में इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? शाबाश बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? तुक्का नहीं लगाना, कोई नीलाम घर नहीं है ये। हाँ, एक ने कहा है डिवाइड करते हैं और बकिया सब ने कहा है मल्टीप्लाई करते हैं। एक और ने कहा है डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं। चलिए ये चेक कर लेते हैं। आपको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। अब आपने डिसाइड करना है कि अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करेंगे? अच्छा, मैं इसे 12.1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? मैंने इसे 12.1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है। आप इसे जूल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरा इसे जूल में कन्वर्ट कीजिए। जूल में कन्वर्ट किए बगैर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। 1.936 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये वो एनर्जी है जो इसे मिली है। और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल पर था। वो कहता है किस शेल पर जाएगा? याद रखिएगा जब एनर्जी मिलती है तो साइन पॉजिटिव होता है। तो सॉल्यूशन फॉर द क्वांटम नंबर, हेडिंग डालिएगा फॉर द क्वांटम नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए आपको याद होगा डेल्टा ई हमने ड्राइव किया था E0 इंटू 1/p² या NF² माइनस 1/NI²। याद है ना आपको? NF की जगह हमने P लिया था थ्योरी में और NI की जगह हमने N लिया था। और हमें पता है कि ये आपके पास, ओहो हो, तो आपने इसे ऐसे ही रखना है। चलो ये आपका एक एक्सपीरियंस हो गया, ये नहीं कन्वर्ट नहीं करना। तो आपने डेल्टा ई की जगह क्या लिखा? 12.1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। वैसे भी 12.1 डिवाइडेड बाय 13.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/ni स्क्वायर। तो इसे इससे डिवाइड कीजिए। चलिए एक काम करते हैं, आसानी की खातिर इसे इधर ले जाते हैं, इसे उधर ले जाते हैं। ni 1/ni स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 12.1/13.6। आप इसे एलसीएम ले लें। 13.6 माइनस 12.1 यानी 1.5 डिवाइड बाय 13.6, ये आपका 1/ni स्क्वायर है। आप इसे उलट दीजिए। ni आपके पास होगा अंडर 13.6 डिवाइड बाय 1.5। मुझे बताइए ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? ये 3 के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली नहीं, परफेक्टली। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल से फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जाने वाला है। इस तरह। थैंक यू बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल चल रहे थे। 18.8 18.7 फिलहाल नहीं करवा रहा। फिलहाल क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं व्हाट मिनिमम एनर्जी इज नीडेड इन एन एक्सरे ट्यूब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्सरेज विद अ वेवलेंथ ऑफ, गिवन है वेवलेंथ, एक्सरे जो प्रोड्यूस होनी है उनका वेवलेंथ दे रखा है, और कहते हैं कम से कम एनर्जी फाइंड कीजिए। वेवलेंथ गिवन है, मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है। आपको कुछ चीजें पता होती हैं। एक तो सी स्पीड ऑफ लाइट है, दूसरा प्लांक्स कांस्टेंट है, आपको मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है। याद रखिएगा कि जो चीज फाइंड करनी होती है वो एंड में लिखनी चाहिए। ये गिवन वैल्यूज हैं, ये ये पहले लिखो और एंड में ये लिखो। तो सॉल्यूशन, मिनिमम एनर्जी की हेडिंग डालिएगा, और आप जानते हैं ये hc/लैम्डा होती है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जूल में आएगा। कैलकुलेट करने के बाद उस जूल को आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और ये आपको खुद करना होगा। 18.9 A certain atom emits spectral lines at 300, 400 and 1200 नैनोमीटर। याद रखिएगा ये अगर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में जंप करके आता है तो लाइट की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है, और ये एनर्जी उन दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। अब चूंकि लाइट की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है, इस लाइट की क्वांटाइज नेचर होती है, इसमें फोटान्स होते हैं, क्वांटा या फोटान होते हैं। इन क्वांटा या फोटान या इन वेव्स के 3 वेवलेंथ दे रखे हैं। λ1 है 300 नैनोमीटर, यानी 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सेकेंड वेवलेंथ दे रखा है 400 नैनोमीटर, यानी 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ऐसे ही लिख दीजिएगा। तीसरी वेवलेंथ दे रखी है 1200 नैनोमीटर, और ये है 1200 इंटू 10⁻⁹ मीटर। जैसे आपको पता है एक माइक्रोमीटर जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, और एक नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगी। Assuming that the 3 energy levels are involved in the corresponding transition, calculate the quantum of energy emitted at each wavelength. हर एक का क्वांटम ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, ये गिवन है।
फाइंड करना है, यहां लिखेगा क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी एमिटेड एट ईच वेवलेंथ, क्वांटम ऑफ एनर्जी एमिटेड एट ईच वेवलेंथ लिखेगा। यानी आपको E1 फाइंड करना है, फर्स्ट वेवलेंथ की एनर्जी, सेकंड वेवलेंथ की एनर्जी और थर्ड वेवलेंथ की एनर्जी। तो बेटा इसी तरह से सॉल्यूशन की हेडिंग डालेगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ, इसको ए कर दीजिएगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ फार्मूला वही होगा E इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा, तो या लैम्डा 1 लिखिएगा, इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा पिछले डाटा को देखते हुए, और आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जूल में आएगा। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ समझाता हूँ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर मैं इस वैल्यू को उधर भेज दूं तो ये क्या करेगी, तो 1 जूल जो है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो अगर आप जूल को यहां पर ला रहा हूं, अगर इस वैल्यू को आप इस तरह लिख दें जो भी आए इंटू 1 जूल, तो आपको 1 जूल की जगह क्या लिखना होगा, 1 जूल जो है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसी तरह आपने E2, E3 और E4 फाइंड करना है। 18.10 के यहाँ पर कई पार्ट्स हैं। ए पार्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन हुज फ्रीक्वेंसी इज, एनर्जी ऑफ फोटॉन फाइंड करनी है और फोटॉन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को न्यू जाहिर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और आपको क्या फाइंड करना है, ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, एनर्जी। तो E इज इक्वल टू एच न्यू फार्मूला होगा ना, एच कितना होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.673 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, याद करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, एच और न्यू की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना है, आंसर जूल में आएगा। आप जानते हैं इसे हर्ट्ज क्या होता है, इनवर्स सेकंड, हर्ट्ज होता है 1/सेकंड। तो जूल सेकंड को 1/सेकंड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जूल में आएगा। और आपने इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी है, अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी है 20 गीगा हर्ट्ज। आपको याद है कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, मेगा का मतलब होता है 10⁻+6, मेगा माइक्रो का उलट है, और गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹। तो आप इससे 20 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज लिखेंगे और इसी तरह से फाइंड करेंगे। अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में उसने ये दिया है 30 मेगा हर्ट्ज, तो मेगा होता है 10⁻⁶, तो आप इसे 30 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज लिखेंगे और इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा एक्सप्रेस योर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा उसने एक और बात भी कही है, दो चीजें फाइंड करनी है, वेवलेंथ भी फाइंड करना है, लैम्डा। तो हर पार्ट में एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला तो ये है, और बेटा वेवलेंथ जो है C/μ होगा।
सी कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप सी की जगह वैल्यू रखिएगा, न्यू की जगह वैल्यू रखिएगा और बड़ी आसानी के साथ आपको लैम्डा मीटर में मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूं कि लैम्डा का आंसर जो मीटर में आएगा उसे डिग्री एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। अगर बोर्ड के पेपर में आ गया तो बड़ी मुश्किल होगी। 10⁻⁻10 मीटर 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो जो आपको आंसर लैम्डा का मिलेगा मीटर में, उस मीटर को डिग्री एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डिग्री एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा।